हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। माय नेम इज विक्रांत सिंह पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डिफेंस वाला पर। बेटा, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स अपना लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कशन कर ली थी, जिसके अंदर हम लोगों ने वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद मोल फ्रैक्शंस हम लोगों ने डिस्कशन किया था, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोल कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, परसेंटेज कंपोजिशन हम लोगों ने डिस्कशन किया, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला और वेपर डेंसिटी जैसे कंसेप्ट के बाद हम लोगों ने मोलैरिटी और मोलैलिटी जैसी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन करी थी। ठीक है बेटा। सो नाउ आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मोलिकुलर मास, एवरेज मोलिकुलर मास और रिलेटिव मोलिकुलर मास। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग एवरेज मोलिकुलर मास और रिलेटिव मोलिकुलर मास को डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इट इज जस्ट गोइंग टू ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर। बहुत सारी चीजें यहां पर पेपर में आती हैं, बहुत सारी चीजें यहां से क्वेश्चंस आते हैं, राइज करते हैं। इन चीजों को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एवरेज मोलिकुलर मास के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिमिलर वे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग रिलेटिव मोलिकुलर मास के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो एवरेज मोलिकुलर मास के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और रिलेटिव मोलिकुलर मास के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से इस चीज को फाइंड आउट किया जाता है, किस तरीके से इस चीज को निकाला जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं और हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, हम लोग इस लेक्चर के अंदर एटॉमिक मास भी डिस्कशन करेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, हाउ वी एक्चुअली फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास। देन वी विल ऑल्सो फाइंड आउट हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। यहां से पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग फाइंड आउट करेंगे और एवरेज मोलिकुलर मास हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो दिस इज बिंग माय टेलीग्राम चैनल। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है सो प्लीज जस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। तो चलिए बेटा, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करते हैं और फाइंड करते हैं। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने मोलैरिटी और मोलैलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, हम लोगों ने पढ़ लिया था। सो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर एटॉमिक मास से अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए सबसे पहले सो हेडिंग इज एटॉमिक मास, कि भाई एटॉमिक मास क्या होता है और किस तरीके से इस चीज को कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं एटम्स के बारे में, सो एटम क्या, एक सिंपल डेफिनेशन, एक टर्म्स अगर मैं बात करूं कि कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो टेक प्लेस करता है, और टेक प्लेस जो कैसे होता है, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स के बारे में आपको बता चुका था, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर हम लोग बात करते हैं उसको एटम कहते हैं। अब अगर हम लोग एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इफ यू आर बीइंग टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, अगर हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो एटम का स्ट्रक्चर हमें किस तरीके से दिखाई देता है, कैसा हमें समझ में आता है, किस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो एटम के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो बीच में कहीं पर आपको न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा। तो हियर एट द सेंटर यू आर गेटिंग अ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करें तो इस न्यूक्लियस में यहां पर प्रोटॉन होगा और साथ ही साथ इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होगा। तो कहने का मतलब अगर मैं एटम के मास की बात कर रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से होता है और इसके चारों तरफ जो चीज मूव करते हैं दैट इज बिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज बिंग इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कोई एक एलिमेंट लूं, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट एक्स है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, उसका एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता चलता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा कितने हैं, या फिर आप क्या कह सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है। जनरली अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, वी ऑल नो दैट दिस। और अगर हम ए की बात करें तो ये हमें बताता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास, वी ऑल नो दैट दिस। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर हम लोग एक कंसेप्ट की और बात कर रहे हैं दैट इज एक्स, यहां पर जेड है और यहां पर ए है। अगर इस एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आपका निकल गया, इफ वन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम इट, तो हम सब जानते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एटॉमिक नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर एक से कम हो जाएगा बेटा। मतलब इसमें सपोज करो इसमें अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ई है ना,
इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ई हैं, तो जब ये यहां पर जाएगा तो प्रोटॉन की संख्या तो सेम रहेगी, वी ऑल नो दैट प्रोटॉन तो सेम रहेंगे बेटा जो ओरिजिनली थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो एक से डिक्रीज हो जाएगा। न्यूट्रॉन भी सेम रहेंगे तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो विल रिमेन द सेम, बट इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे। और ये जो एलिमेंट है ये जनरली कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल एक्स पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, हम सब जानते हैं, मैंने आपको बताया। ऐसी अगर मैं बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल जस्ट एज्यूम इट एज फॉलो, ऐसी अगर मैं बात कर रहा हूं, क्या है ध्यान से समझना, अगर मेरे पास एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है बेटा सेम, या दूसरा एलिमेंट मान लीजिए वाई, मेरे पास एक एलिमेंट है वाई, इसका एटॉमिक नंबर है जेड और इसका मास नंबर है ए, एटॉमिक नंबर है जेड और उसका मास नंबर है ए। अगर बात करते हैं इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल वाई नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की बात कर रहे हैं बेटा, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंक्रीज हो जाएगी, एक से एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। वाइल अगर हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो आपके सेम रहेंगे, सो योर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल रिमेन द सेम। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आपके सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन आपका इंक्रीज हो जाएगा एक से, सो इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज बाय 1 व्हाइल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल रिमेन द सेम। ये चीज आपको मेंशन करनी है, चीज आपको यहां पर लिखनी है, अंडरस्टैंड आपको करनी है, ठीक है बेटा, फाइन है। ये जनरल पॉसिबिलिटीज होती है, ये जनरल सी चीज है जो मैंने आपको यहां पर बताई है। अच्छा, अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि एटॉमिक मास, एटम का मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास या फिर मास ऑफ एटम, या फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि मास ऑफ एटम क्या होगा, मास ऑफ एटम क्या होगा, तो एटॉमिक मास या फिर मास ऑफ एटम का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये बेसिकली होता है। लेकिन अगर एक चीज समझते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31 kg। वहीं पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन के मास की बात करता हूं तो कितना होता है 1.6, ठीक है 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। वहीं अगर मैं न्यूट्रॉन के मास की बात करता हूं तो लगभग कितना होता है 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 ऑफ kg। तो अगर हम यहां पर देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के अप्रोक्सीमेटली तो बराबर है, बट जनरली अगर हम लोग देखें तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से ज्यादा है। और अगर मैं इस न्यूट्रॉन के मास को इलेक्ट्रॉन के मास से कंपेयर करूं, ये तो बहुत कम है, -31 है, -27 है, तो आप क्या बोलोगे, साथ ही साथ क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट कैसा है बेटा, नेग्लिजिबल है। ऑलमोस्ट कैसा है, नेग्लिजिबल है, जब आप उसको कंपेयर कर रहे हो किससे, व्हेन कंपेयर्ड टू न्यूट्रॉन। जब आप उसको न्यूट्रॉन से कंपेयर कर रहे हो तो इसका मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। जब आप इसको न्यूट्रॉन से कंपेयर कर रहे हो तो इसका मास, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज यही एग्जिस्ट कर रही है, यही चीज यहां पर बन रही है, नहीं बन रही है, बिल्कुल बन रही है सर, सेम चीज यहां पर एग्जिस्ट कर रही है। सो आई होप यहां तक चीजें इतनी क्लियर हो गई होंगे, यहां पर समझ में आपको आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मास, एटॉमिक मास निकालना है। मुझे क्या निकालना है बेटा, एटॉमिक मास निकालना है, या फिर मास ऑफ एन एटम आप बोल दो, मास ऑफ एन एटम। अगर हम एटॉमिक मास या फिर मास ऑफ एन एटम की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है बेटा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आता है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ही उसमें एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जेड है या एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, सो ऑन है। मतलब जितना एटॉमिक नंबर है उतने उसमें प्रोटॉन होंगे किसी एलिमेंट के अंदर। तो इसका मतलब एटॉमिक मास को मैं कैसे लिखता हूं, जेड मल्टीप्लाई बाय 1.67, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। ये क्या है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन का मास हो गया। अच्छा, अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, जिसका मास नंबर ए है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा, ए माइनस ऑफ जेड है। सो व्हाट इज द संख्या ऑफ न्यूट्रॉन, सो न्यूट्रॉन की संख्या ए माइनस जेड। तो इसका मतलब अगर ए माइनस जेड मतलब सेम जैसे जेड के लिए इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इतने के लिए इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बेटा, ए माइनस जेड इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 kg। दिस इज द एटॉमिक मास हो जाएगा। अब आप देखिए, ये वाला जो जेड है ये किसका है बेटा, ये है
मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन है, ये किसी भी प्रोटॉन का है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, जेड है। और दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज व्हाट, दिस इज योर मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो मास है वो मैंने यहां पर आपका मेंशन किया है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं, इफ आई जस्ट सिंपली वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ये जो जेड वाली टर्म्स नेगेटिव में है, ये जेड वाली टर्म्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। हाँ जी सर, तो सीधा सा सीधा बस क्या बच जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 24 kg। ये सॉरी, आप जनरली अगर हम लोग बात करते हैं केजी नहीं होता, मास को हम लोग ग्राम्स में मेजर करते हैं। सो दिस इज इन जनरली ग्राम, ठीक है, तो इतना ग्राम यहां पर एग्जिस्ट कर जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। तो मेरे पास एटॉमिक मास क्या निकल के आ गया, ये निकल कर आ गया, दिस इज एटॉमिक मास। अब समझना, अगर मैं एटॉमिक मास की बात करता हूं तो एटॉमिक मास की यूनिट्स होती है बेटा हमारे पास बहुत सारी। सो व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास, अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा, तो व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स। तो यूनिट्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एक यूनिट्स क्या होगी बेटा, ग्राम यूनिट, ठीक है बेटा। सो एक क्या होगा बेटा, ग्राम यूनिट होगी। फर्स्ट यूनिट क्या होगी बेटा, ग्राम यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट इज ग्राम यूनिट। तो एटॉमिक मास को ग्राम यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू ए इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ये हो जाएगा एटॉमिक यूनिट, ग्राम में अगर आ जाएगा। यहां पर ए क्या है, ए इज एटॉमिक मास। व्हाट इज ए, ए की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ए इज योर एटॉमिक मास। ए इज व्हाट बेटा, ए इज बिंग एटॉमिक मास। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा पॉइंट है जो आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। वहीं अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, इफ आई बिंग टॉकिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, जो हम लोग समझते हैं, जो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो दूसरा पॉइंट जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसके बारे में हम लोग को अंडरस्टैंड करना है, जिसके बारे में हम लोग को समझना है, उसके बारे में आते हैं। सेकेंड यूनिट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। सो AMU का मतलब क्या है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AMU, एटॉमिक मास यूनिट है। सो AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, क्लियर है। तो AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। अगर मैं एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A टाइम्स ऑफ AMU। सो A टाइम्स ऑफ AMU मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या हो गया, ये। तो याद रखना 1 AMU का मतलब क्या है, हियर 1 AMU का मतलब है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है। सो माइनस 24 ग्राम। एक AMU में कितने ग्राम होते हैं, इतने ग्राम होते हैं। ए क्या है, एटॉमिक मास है। तो ये दो यूनिट्स होते हैं जनरली एक्सप्रेस करने के लिए, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये सिंपल याद रख लेना, ठीक है बेटा। सो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल समझ में आप लोग को आ गए होंगे, बिल्कुल अंडरस्टैंड यहां से हो गई होगी। सो एटॉमिक मास का मतलब क्या हो गया, ए इंटू किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या हो गया, ए इंटू 1.67 10 पर माइनस 24 ग्राम में ऐसे। और अगर AMU में लिखूंगा तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, AMU बोल दूंगा। दिस इज द सिंपल टर्म्स, सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है। यहां तक चीज आपको क्लियर हो गई होगी, यहां तक चीज आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है बेटा, बिल्कुल अंडरस्टैंड हो गया होगा, बिल्कुल यहां तक क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम आते हैं दूसरी चीज हम लोग को स्टार्ट करने इस चैप्टर में। सबसे पहले चीज वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। कि सर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, तो ये कुछ नहीं है, किसी भी एटम का जो एक्चुअल मास है उसको आप कंपेयर करते हैं 1/12 मास ऑफ C12 एटम। तो अगर हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या है, एक्चुअल मास ऑफ एन एटम। दिस इज व्हाट बेटा, एक्चुअल मास ऑफ एन एटम। एक्चुअल मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय, अगर आप उसको डिवाइड कर दो 1/12, अगर आप उसको डिवाइड कर दो 1/12 मास ऑफ 1/12 मास ऑफ C12 एटम। अगर आप C12 एटम से डिवाइड कर दो 1/12 मास ऑफ C12 एटम से अगर आप डिवाइड कर दो, इस कंसेप्ट को, इस चीज को कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। सो दिस सिंपल थिंग इज बीन कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। एक्चुअल मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ C12 एटम, इस सिंपल से कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंटली, ये एक्चुअल मास ऑफ एन एटम क्या होता है बेटा। अगर हम लोग एक्चुअल मास ऑफ एटम, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है AMU, ठीक है बेटा, AMU होती है। और ये जो 1/12 मास ऑफ C12 एटम आपके सामने लिखाई दिया है, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो एटॉमिक मास यूनिट। ये भी क्या है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट है।
ये भी क्या है बेटा, अगर हम लोग यहां बात करें, ये भी एटॉमिक मास यूनिट है। सर ये एटॉमिक मास यूनिट कैसे है, मैं प्रूफ करके अभी आपको बताऊंगा, अभी जस्ट होल्ड ऑन वेट। ये तो बता कि एक्चुअल मास ऑफ एन एटम किसमें एक्सप्रेस किया था, एटॉमिक मास यूनिट में किया था। ये मास ऑफ कार्बन 12 एटम जो होता है ये भी एमयू होता है। सर क्यों एमयू होता है, मैं प्रूफ करके बताऊंगा। तो अगर ऊपर भी यूनिट एमयू है नीचे भी एमयू है तो हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसा होता है। सबसे पहला पॉइंट याद रख लेना, इट्स बीइंग अ यूनिटलेस। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। सो इट्स बीइंग अ यूनिटलेस क्वांटिटी। सो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसी होती है, यूनिटलेस होती है। ये सिंपल सा कंसेप्ट आप याद कर लेना। या फिर आप क्या बोलोगे, या फिर आप यहां से ये चीज बोल सकते हो, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ, ठीक है, 1/12 मास ऑफ C12 एटम। ये जो C12 मास एटम है इसको मैं 1 AMU ही कह रहा हूं। ऐसा क्यों कह रहे हो, अच्छा अभी आपको पता है जब हमने 1 AMU की बात करी थी इसकी वैल्यू कितनी थी, 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ kg निकल कर आई थी। 1 AMU की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 kg निकल कर आई थी। अब समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं ये 1 AMU बना कैसे। मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, बस आपने फॉर्मूला याद, बाकी मैं चीज प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर लिखना मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। अगर हम लोग एक एटम C12 का बात कर रहे हैं, इसका मास कितना होता है, तो याद रखना इसका मास होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। दिस इज द एक्चुअल मास। वहीं अगर मुझे निकालना हो 1/12 मास ऑफ, ठीक है, C12 एटम अगर मुझे निकालना है, ये चीज स्पेसिफिक होती है, फिक्स्ड होती है। C12 एटम का, वन एटम का मास इतना होता है 1.99 10⁻⁻23 ग्राम होता है, ठीक है। अगर मुझे 1/12 मास ऑफ C12 एटम का निकालना है, 1/12 मास ऑफ C12 एटम का मुझे निकालना है, तो व्हाट वुड बी इट्स मास। तो इसका मास क्या हो जाएगा, 1/12 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम से, इसको अप्रोक्सीमेटली 2 मान लो, तो 2/12 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 को जब आप करोगे अप्रोक्सीमेटली, सो जब आप इसको, ये 10⁻⁻23 है, इसमें ऐड कर दो 10, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका निकल के आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम निकल के आ जाएगा। ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो डेट्स वाई इसको मैथमेटिकल प्रूफ किया कि 1 AMU कह सकते हो आप इसको। तो ये AMU कैंसिल आउट हो गया, तो डेट्स वाई इट्स बीइंग अ यूनिटलेस क्वांटिटी। सो डेट्स वाई इट्स बीइंग अ यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है। फाइन हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने यहां कार्बन का एटम ही क्यों लिया, सर यहां पर कार्बन का एटम ही क्यों लिया, उसका रीजन है, वो रीजन मैं आपको बताऊंगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि आप कार्बन लो, आप यहां 1/14 मास ऑफ नाइट्रोजन 14 एटम भी ले सकते हो, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन का भी ले सकते हो, 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन एटम भी ले सकते हो, समझ रहे हो, कुछ भी आप ले सकते हो किसी भी एटम का, बट उसका मोलिकुलर मास यहां पे लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो अभी एक चीज और पॉइंट अभी मैं आपको बताऊंगा समझने के लिए, अभी मैं आपको बताऊंगा। यहां तक चीज है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। चलिए, तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो, तो अगर मैं 1 AMU की बात कर रहा हूं तो 1 AMU को हम लोग ने लिखा, क्या लिखा है, 1/12 मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ C12 एटम। क्या सर हमेशा C12 एटम ही लिखना है, हाँ लिखते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है। आप 1 AMU की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आप 1 AMU को 1/1, ठीक है, मास ऑफ, ठीक है, हाइड्रोजन एटम भी लिख सकते हो। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज, अगर हम लोग बात कर रहे हैं 1 AMU की एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहे हैं तो 1/14, ठीक है, 1/14 मास ऑफ, ठीक है, 1/14 मास ऑफ नाइट्रोजन 14 एटम भी लिख सकते हो 1 AMU को। अगर और आप बात करना चाहते हो तो 1 AMU की अगर हम लोग बात करें 1/16, ठीक है, 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम भी लिख सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट जनरली हम इसको फॉलो करते हैं, जब हम इसको फॉलो कर रहे हैं तो इसके कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रीजंस भी होंगे। अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं बेटा तो इसके कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रीजन भी होंगे। तो अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में आएगा, इन द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ एटॉमिक स्केल C12 हैज बीन चूजन एज द रेफरेंस विथ एटॉमिक मास 12U। व्हाई,
इसका रीजन क्या है? क्योंकि कार्बन बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में, अबंडेंस क्वांटिटी में पाया जाता है। मैंने आपको कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ाया था, तो जब मैंने आपको कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने वहां पर क्लियरली मेंशन किया था कि कार्बन की परसेंटेज अगर एटमॉस्फेयर के अंदर बात कर रहे हैं या ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं 0.003%, 0.001% में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी अबंडेंस इसकी कैसी है बेटा? हाई है, दैट्स व्हाई। दूसरा, कार्बन की जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी का मतलब रिएक्शन रेट, आप लोगों ने पढ़ा था ना, एफ ओ एन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। तो आपने इसकी रिएक्टिविटी रेट पढ़ी थी, कार्बन की कम है या नहीं है? यस सर, लो है, दैट्स व्हाई आल्सो। दूसरा, अगर हम लोग बात करें, बिकॉज बाय डूइंग सो एटॉमिक मास ऑफ मैक्सिमम ऑफ द एलिमेंट कैन बी मेड वोल नंबर, सो और नियरली वोल नंबर। तो ये तीन रीजंस हैं जिसके वजह से आपको याद रखना है, हम सिर्फ कार्बन को ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी को थोड़ा सा दिक्कत है, मुसीबत है उसके साथ यूज करने में। सो आई होप यहां तक पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी भी बच्चे को नहीं आई होगी। सो इज इट फाइन? दिस इज क्लियर टू यू गाइज? प्लीज डू लेट मी नो। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। नाउ कमिंग टू फॉरवर्ड थिंग। अब इसमें क्या है बेटा, हमारे पास ना कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एक न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक न्यूमेरिकल है बेटा आपके सामने, उस क्वेश्चन को, उस न्यूमेरिकल को अपन करते हैं। क्या गिवन है? इफ मास ऑफ वन एटम इज 3.32 इंटू 10⁻34 ग्राम। मैं फिर से लिख देता हूं, अगर एटॉमिक मास के, बस आपको दो चीज याद रखना है बेटा, अगर हम लोग एटॉमिक मास के बारे में बात करें तो फॉर्मूला क्या है बेटा? A मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। एक फॉर्मूला आपके पास ये है। वहीं अगर हम लोग बात कर रहे हैं 1 EMU की बात कर रहे हैं तो 1 EMU का मतलब क्या? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये दो फॉर्मूले बेटा आपको याद रखने हैं, ठीक है। मास ऑफ वन एटम, मास का मतलब क्या गिवन है? कौन सा मास गिवन है बेटा? एटॉमिक मास गिवन है। सो दिस इज बीइंग एटॉमिक मास आपके पास गिवन है। देन कैलकुलेट द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट इन टू एटम ऑफ एन एलिमेंट। कितने एटम? दो एलिमेंट के अंदर। तो मेरा फॉर्मूला, अब मैं सॉल्यूशन करता हूं इस क्वेश्चन को। सो मेरा क्या हो जाएगा बेटा? एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। दिस इज द फॉर्मूला। एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चा? 3.32 इंटू 10⁻24 ग्राम इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10⁻24। ये 10⁻24 से 10⁻24 कैंसिल हो गया बेटा। अगर मैं इसको लगभग यहां पर काटूंगा तो ये 1 जा, ठीक है, 12 13, तो ये लगभग 2 से जाएगा। यस और नो? हाँ जी सर, ये लगभग 2 से जाएगा। सो A की वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी? सो द वैल्यू ऑफ A इज 2, मतलब एटॉमिक मास कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है बेटा, एटॉमिक मास कितना हो गया? 2 हमारे पास आ गया है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एक एटम के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें क्या से मिला कि अगर हम लोग यहां पर नंबर ऑफ, ठीक है, इफ वी विल टॉक हियर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन एटम, अगर मैं एक एटम की बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने बेटा? एक एटम। ये एक एटम से बात हुई ना बेटा, आपने एक एटम यहां पर बिल्कुल क्लियरली गिवन है, एक एटम। तो एक एटम का एटॉमिक मास अगर 2 आया है तो इसका मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है ना। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वैल्यू 2 आई है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं, कितने एटम में निकालनी है? 2 एटम में निकालनी है। जब मुझे 2 एटम में निकालनी होगी तो कितनी हो जाएगी बेटा? 4 हो जाएगी। सो दिस इज माय आंसर। सो न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स? पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स, सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हो न्यूक्लियॉन्स। सो आप जान रहे हो एक एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 एटम में कितनी हो जाएगी? 4। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन जो आपको मैंने यहां पर कराया है एटॉमिक मास से। आई होप दिस हैज बीन क्लियर टू यू गाइस। छाप लीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन को। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, गॉट इट। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं सेकेंड कंसेप्ट है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज जनरली हम लोग कैसे निकालते हैं? पूरे एटम का जो मास है उसको कर लो और डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ एटम है उससे डिवाइड कर दो।
जैसे एक क्लास के अंदर 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों के मार्क्स क्या है, किसी का 1 नंबर है, किसी के 2 है, किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है। तो टोटल मार्क्स को सम कर दो और नंबर ऑफ स्टूडेंट से आप डिवाइड कर दो। तो टोटल मार्क्स को आप सम कर दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट से आप उसको डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट सिंपली व्हाट, यू विल सिंपली गेट द एटॉमिक मास। यू विल गेट सिंपली व्हाट, यू विल सिंपली गेट द एटॉमिक मास। टोटल को डिवाइड कर दो n से, यू विल सिंपली गेट द एटॉमिक मास। यस और नो? हाँ जी सर, टोटल मिल जाता है। तो अब यहां पर बात करें एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, इट कुड बी अ फ्रैक्शनल इन केस ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है, या आइसोटॉपिक मिक्सचर्स। अगर हम लोग बात करें, ये जरूरी नहीं है कि एवरेज एटॉमिक मास एक इंटीजर में, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अब यहां पर आ रहा है आइसोटॉपिक मिक्सचर्स। आइसोटॉपिक मिक्सचर्स क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिसका जेड क्या होता है बेटा, सेम होता है, और जिसका एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। जिसका एटॉमिक मास क्या होता है बच्चा, डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं एक आइसोटॉप्स की बात कर रहा हूं, प्रोट्रियम, ठीक है, प्रोट्रियम की बात कर रहा हूं। दूसरे आइसोटॉप्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम की बात कर रहा हूं। तीसरे आइसोटॉप्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ट्रिट्रियम, ठीक है, ट्रिट्रियम यहां पर है। सो प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिट्रियम। तो यहां बात कर रहा हूं 1H1 है, यहां बात कर रहा हूं 1H2 है, यहां बात कर रहा हूं तो व्हाट इज बीइंग देयर, 1H3 है। तो सबका एटॉमिक मास 111 सेम है, एटॉमिक नंबर सेम सेम है, सबका एटॉमिक मास अलग अलग है या नहीं है। सपोज कर लो बेटा कि इसका एटॉमिक मास आप मान लीजिए m1 है, इसका एटॉमिक मास मान लीजिए फॉर एग्जांपल m2 है, इसका एटॉमिक मास मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेटा m3 है। अब इसका परसेंटेज कंपोजिशन, अब इन तीनों को मिलाकर हम लोगों ने क्या बना दिया है, सो वी हैव, इन तीनों को मिलाकर हम लोगों ने मिक्सचर्स बना दिया है। जब हमने इन तीनों को मिलाकर मिक्सचर्स बना दिया है, तो उस मिक्सचर्स के अंदर इस प्रोट्रियम की परसेंटेज कंपोजिशन मान लीजिए कितनी है, उस प्रोटियम की उस मिक्सचर के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन है x1%। सेम इस ड्यूट्रियम की परसेंटेज कंपोजिशन उस मिक्सचर के अंदर है x2%। सेम इस ट्रिटियम की परसेंटेज कंपोजिशन उस मिक्सचर्स के अंदर है x3%। जस्ट एज्यूम इट। तो x1%, x2% एंड x3% ये परसेंटेज कंपोजिशन है। x1%, x2% एंड x3% ये परसेंटेज कंपोजिशन है। अब अगर मैं यहां से x1 के वैल्यू की बात करूंगा, ठीक है, कि m1 का x1, भाई इसके मास का ना m1 का x1 परसेंटेज कितना हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से बात करूं, मैं आपसे पूछूं कि m1 का x1 परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर, m1 x1 अपॉन 100 होगा। भाई इस मास का इतना परसेंटेज है, तो इस मास का इतना परसेंटेज एक्चुअली में है कितना, इतना है। ऐसे अगर मैं बोलूं कि m2 का x2 परसेंटेज कितना होगा, तो आप क्या कहोगे सर, m2 x2 अपॉन 100 कहोगे। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि m3 का x3 परसेंटेज कितना होगा, तो आप बोलोगे सर m3 x3 डिवाइडेड बाय 100। तो इस इक्वेशन को आपने फर्स्ट बोल दिया, इस इक्वेशन को सेकंड बोल दिया, इस इक्वेशन को आपने क्या बोल दिया बेटा, थर्ड इक्वेशन बोल दिया। क्लियर हो गया बेटा, फाइन। तो ये आपके पास 3 इक्वेशंस यहां पर आपके पास बन गई हैं ओवरऑल। अब मैं यहां से आपका एवरेज मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एवरेज एटॉमिक मास, अगर मैं यहां से एवरेज एटॉमिक मास की बात करूं, तो अब क्या हो जाएगा, ये तीनों का समीशन, इन तीनों का समीशन हो जाएगा। सो मेरा एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा बेटा, m1 x1 अपॉन 100 प्लस m2 x2 अपॉन 100 प्लस m3 x3 अपॉन 100, ये हो जाएगा। सो व्हाट इज दैट, दिस इज नथिंग बट m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका मतलब एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला ये है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला ये, और हमेशा याद रखना ये जो परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज 100 में से निकालते हैं, साथ ही साथ एक कंडीशन और होनी चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 अगर मेरे पास इस तरीके से xn तक है, इन सब की संख्या 100 होनी चाहिए। 100% में से ही निकालते हो, परसेंटेज कंपोजिशन 100 होनी चाहिए। तो ये 2 कंडीशन आपको फुल करनी है। यहां पर x1 x2 x3 परसेंटेज कंपोजिशन है, m1 m2 m3 मॉलिक्यूलर मास है या मास है या एटॉमिक मास, जो भी आप बोलोगे वो है, ये एटॉमिक मास है, ये परसेंटेज कंपोजिशन है, ये एटॉमिक मास है, ये परसेंटेज कंपोजिशन है। सो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला ये रहा और ये रहा। ये प्रूफ मैंने आपको करके होता है, कैसे प्रूफ, आपको प्रूफ नहीं याद रखना, आपने डायरेक्ट बस ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये 2 कंडीशन, और इस ब्याह पर क्वेश्चन आ चुका है बेटा। अगर हम लोग बात करें फॉर एग्जांपल एनडीए 1 2024 में क्वेश्चन आया था, उसके बाद एनडीए 2 2023 में भी क्वेश्चन आया था। तो अब मैं सारे के सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मूले बिहाफ पर जितने भी आए हैं बेटा, वो सब मैं आपको यहां पर कराने वाला हूं, वो सब मैं आपको यहां पर
अंडरस्टैंड कराने वाला हूं, ये याद रख लेना। ठीक है बेटा, फाइन है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए, सो अब अपन डिस्कशन करते हैं इसी बिहाफ पर। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये था कि हमारे पास कुछ आइसोटॉप्स हैं बोरोन के B10 और B11, जैसे C614 होता है, C612 होता है, तो ये एटॉमिक मास है, दिस इज एटॉमिक मास, बोरोन 10 और बोरोन 11, ये एटॉमिक मास है, मतलब दिस इज M1, दिस इज M2, और इसका परसेंटेज कॉम्बिनेशन गिवन है, इसका मतलब दिस इज X1, दिस इज X2। पहले आप चेक करो क्या मेरा X1 प्लस X2 इक्वल टू 100 है, तो आपने देखा 20 प्लस 80 100 है, इसका मतलब सही है। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट करो इसका एवरेज एटॉमिक मास, तो क्या हो जाएगा बेटा, M1 X1 प्लस M2 ऑफ X2 डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे, यस और नो। सो M1 की वैल्यू क्या है बेटा, 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 80 अपॉन 100 कर दो, तो ये दो जीरो तो कैंसिल हो जाएंगी लगभग, अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहां से, तो यहां से क्या हो जाएगा 200 यहां पर आ गया, और यहां पर क्या आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 100 यहां पर आ जाएगा। सो व्हाट इज दिस, ठीक है, 8 9 10 800 900 1000, तो 1080 आ जाएगा, है ना बेटा, तो 1080 के आसपास डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। सो दिस इज एन आंसर, तो लगभग 10.8 EMU आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो एवरेज एटॉमिक मास कितना आ गया बेटा, 10.8। अब आप खुद देख लो, क्या ये 10.8 10 और 11 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सो दिस इज द आंसर, आपको इस तरीके से याद रखना है, 10.8 आ गया। फाइन है, फ्रैक्शन, और तुम मुझे देखो ये 10.8 फ्रैक्शन है या नहीं है, क्या ये 10.8 फ्रैक्शन पार्ट है या नहीं है, तो हमने कहा था कि एवरेज एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आता है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज बीइंग वेरी क्लियर टू यू गाइस। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, यहां तक फटाफट से मुझे बताइए। सो एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यही क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, और दिस क्वेश्चन वाज देयर इन NDA 1 2024। ठीक है, तो NDA 1 2024 में सेम क्वेश्चन आया था ये। कह रहा है इफ एन एलिमेंट M एग्जिस्ट इन टू आइसोटॉपिक फॉर्म, एक एलिमेंट M है, उसके दो आइसोटॉप्स है, एक है M50 और एक है M52। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉपिक मिक्सचर इज 51.7। एवरेज एटॉमिक मास आपको गिवन है, कैलकुलेट द अबंडेंस ऑफ ईच ऑफ द आइसोटॉपिक, मतलब आपको X1 परसेंटेज कैलकुलेट करना है एंड X2 परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहली चीज आप जानते हो X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 100 होता है। दोनों के दोनों परसेंटेज कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो X1 प्लस X2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 100 होगी, ये आप जानते हो। तो यहां से अगर मैं दूसरे की परसेंटेज कंपोजिशन X2 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगी 100 माइनस ऑफ X1। सपोज करो ये X2 कौन सा है, M52 है, और ये X1 कौन सा है बेटा, सपोज करो M50 वाला है। क्लियर है? अच्छा, अब अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन 100 हो जाएगा, यस और नो। M1 की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, अगर मैं बात कर रहा हूं 50, तो ये X1 मान लीजिए। M2 की वैल्यू कितनी गिवन है 52, X2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस ऑफ X1 डिवाइडेड बाय 100। एवरेज मास कितना गिवन है 51.7 गिवन है, ये इधर चला जाएगा 51700, तो 5170 आ जाएगा। सो इधर क्या आ जाएगा 50x1 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 5200 आ जाएगा, माइनस 52x1 आ जाएगा, यस और नो। तो ये 50x1 माइनस 52x1 2x1 हो जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस के 30 आ जाएगा। सो माइनस के 30 इज इक्वल टू, सो यहां से क्या आ जाएगा माइनस के 2x1, माइनस से माइनस कैंसिल, x1 की परसेंटेज कितने आ गए 15% आ गया। तो अगर X1 15% है तो X2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 85% हो गया। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपको पता चल गया 15% और 85% था, क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका आया हुआ था, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। सो 15% और 85% परसेंटेज कंपोजिशन हो गई M50 और M52 की। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बता दीजिए। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसके ब्याह पर और करा रहा हूं मैं, आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा मैं सारे करा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है, हीलियम हैज टू नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स, हीलियम 3 एंड हीलियम 4। द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 3.98 EMU। ठीक है, विच आइसोटॉप्स इज मोर एबंडेंट इन नेचर, आपको यह बताना है किसकी परसेंटेज कंपोजिशन ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हीलियम 3 की परसेंटेज कंपोजिशन X1 मान रहे हैं
और वहीं पर अगर हम लोग हीलियम 4 की परसेंटेज कंपोजिशन मान रहे हैं वो x2 है, हीलियम 4 की परसेंटेज कंपोजिशन x2 है, तो इफ वी विल लुक एट हियर, सो किसकी परसेंटेज कंपोजिशन ज्यादा है बेटा, हमें यह बताना है, क्या x1 परसेंटेज कंपोजिशन ज्यादा है या x2 परसेंटेज कंपोजिशन ज्यादा है, हमें यह बताना है विच वन इज हायर, विच वन इज ज्यादा, विच वन इज ग्रेटर, किसकी परसेंटेज कंपोजिशन ज्यादा है, हमें यह बताना है। तो आपने ऐसे परसेंटेज कंपोजिशन वाले जब भी क्वेश्चन आए आपने 3.98 देखना है, क्या ये 3.98 किसके ज्यादा क्लोज्ड है, ये 3 के ज्यादा क्लोज है 4, देखो एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास इन दोनों के बीच में आ रहा है 3.98, ये मोर क्लोजर किसके है बेटा, अगर हम लोग बात करें सो दिस इज बिंग मोर क्लोजर टू हीलियम 4, जिसके ज्यादा क्लोजर होगा उसकी परसेंटेज कंपोजिशन भी ज्यादा मान लेना, तो मोर क्लोजर जिसके ज्यादा क्लोजर होगा, ठीक है, उसका परसेंटेज कंपोजिशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कर देना, सो जो ज्यादा क्लोजर उसका परसेंटेज कंपोजिशन उतना ही ज्यादा, सो किसका परसेंटेज कंपोजिशन ज्यादा, इसका परसेंटेज कंपोजिशन, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप लोग लगा देना। सो आई होप तीन टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पर करा दिए हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया, क्लियरली आप समझ लेना, ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट समझ। तो एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने आपको बता दिया, रिलेटिव एटॉमिक मास में आप कुछ नहीं करते हो, 1/12 एटम से कंपेयर कर देते हो, है ना बेटा, और रिलेटिव एटॉमिक मास बता दिया मैंने आपको, ठीक है, क्लियर है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास में 1/12 से कर देते हो, नॉर्मल एटॉमिक मास निकालना है तो क्या है बेटा, 1 EMU इज इक्वल टू A इंटू 1.67 10⁻24, और एवरेज निकालना है तो एवरेज में m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई 100, ये तीन फॉर्मूले चैप्टर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सो आई होप दिस हैज बीन फाइन, दिस हैज बीन क्लियर टू यू गाइस। चलिए अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर मास वाले कंसेप्ट पर, ठीक है, सो मॉलिक्यूलर मास वाले कंसेप्ट पे आते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन है, मॉलिक्यूल्स क्या बेटा, कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप है, दो या दो से ज्यादा एटम्स का जो आपस में हेल्ड करते हैं, कंबाइंड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे हाइड्रोजन का बनाना है तो एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन ये दोनों आपस में कंबाइंड हो रहे हैं। नाइट्रोजन बनाना है बेटा तो क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजन एटम दूसरा नाइट्रोजन एटम। ऐसे अगर ऑक्सीजन बनाना है बेटा तो एक ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन। अब ये न्यूट्रल एटम में ऐसा नहीं है, जैसे अगर मुझे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है तो यहां पर भी बन सकता है, नहीं बन सकता है, बिल्कुल। मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन में आपको पढ़ा चुका हूं, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमें पढ़ना है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बोल देते हो, ये कुछ नहीं है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल है। किसी मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे CH4 का निकालना है तो CH4 में कार्बन का मॉलिक्यूलर मास या कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 12 होता है। हाइड्रोजन का एक होता है, 4 एटम है तो कितना हो जाएगा, 16 EMU या 16 U आप बोल दीजिए। ऐसे अगर फॉर एग्जांपल लिख दिया बेटा NH3 बताइए तो नाइट्रोजन का 14 होता है प्लस यहाँ पर 3 हो गया तो कितना हो गया बेटा, 17 हो गया, है ना। तो यहां पर कितना हो गया, 14 15 16 17 AMU हो गया या 80 ये हो गया। अगर मुझे O2 का बोला है बेटा तो आप क्या बोलोगे सर, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 32 EMU आप बोल दोगे बेटा, या फिर U बोल दोगे। ऐसे अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे बोल दिया CH3COOH का निकालिए तो कार्बन का क्या है बेटा, 12 है, यहां पर 3 हो गया, फिर से 12 आ गया, ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन प्लस एक आ गया, तो आप इन सबको ऐड कर दीजिएगा इस तरीके से। तो इंडिविजुअल जितने भी आपके पास एटम है उनका मास लिख दीजिए और सारे मास को प्लस कर दीजिए, आप उससे निकाल सकते हो। ये सिंपल सा क्लियर है, ये सिंपल सा आपको याद रखना है, ठीक है बेटा, क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हम लोग बात करते हैं तो कैलकुलेशन वही बताया ना मैंने, एक एक का कैलकुलेट करो और सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो आप लोग खुद से कैलकुलेट करना। जैसे एक होमवर्क मैंने आपको दिया है C12H22O11, क्या है बेटा, शुगर है, शुगर का आप लोग खुद से कैलकुलेट करना, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलर वे में ये क्या बेटा, दिस इज यूरिया, NH2CO यूरिया का आप लोग कैलकुलेट करना, ठीक है बेटा। ऐसी अगर हम लोग सिंपल सी बात करेंगे तो आपको कैलकुलेट करने हैं। तो मॉलिक्यूलर मास तो सिंपल है, तो मैं पढ़ा चुका हूं, आपको बता चुका हूं। अब बात आती है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की। जैसे अपने रिलेटिव एटॉमिक मास निकलता है सेम ऐसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। सो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है, एक्चुअल मास ऑफ अ मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो अगर हम लोग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे, एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ अ मॉलिक्यूल। इसको आप किससे कंपेयर कर दो बेटा, 1/12
मास ऑफ 1/12 मास ऑफ C12 एटम से अगर आप कंपेयर कर दो, 1/12 मास ऑफ C12 एटम से अगर आप कंपेयर कर दो, सो दिस हैज बीन सिंपली कॉल्ड एज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, दिस हैज बीन सिंपली कॉल्ड एज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इस कंसेप्ट को, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ C12 कार्बन एटम अगर बात कर रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें बेटा एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, ये किस में होगा, एएमयू में एक्सप्लेन करते हैं। देखो मैंने अभी लिखा था ना, ये सब मैंने किस में कैलकुलेट करे हैं, किस में कैलकुलेट करे, एएमयू में कैलकुलेट करते ना, तो ये तो एएमयू है। और हम सब जानते हैं 1/12 मास ऑफ C12 एटम क्या होता है, एएमयू होता है। तो ऊपर भी एएमयू, नीचे भी एएमयू, एएमयू से एएमयू कैंसिल, इसका मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी क्या है बेटा, तो दिस इज आल्सो अ यूनिटलेस। ये भी नेचर में कैसा है बेटा, ये भी नेचर में यूनिटलेस है। दिस इज आल्सो यूनिटलेस, दिस इज आल्सो यूनिटलेस। सो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी क्या नेचर में यूनिटलेस है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी नेचर में क्या है, यूनिटलेस है, यूनिटलेस है, यूनिटलेस है, यूनिटलेस है। सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो अ यूनिटलेस इन नेचर, ये भी नेचर में यूनिटलेस आपका हो गया। सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी बच्चे को हो तो मुझे फटाफट से बताइए। डन है बेटा, क्लियर है, अंडरस्टूड है, यस और नो। ठीक है, अच्छा इसमें आप कैसे भी लिख सकते हो ना, मॉलिक्यूलर मास, क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, मॉलिक्यूलर मास को आपके लिए यहां पर क्या लिखोगे, एम एएमयू, है ना, एमएमयू लिख सकते हो ना बेटा। जैसे उसको एटॉमिक मास को एएमयू लिखते थे, तो मॉलिक्यूलर मास को एमएमयू लिख दोगे, है ना, एमएमयू लिख दोगे बेटा, फाइन है। सो एमएमयू और 1 एएमयू की अगर हम लोग बात करें तो 1 एएमयू क्या है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, ये भी याद रखना। तो मॉलिक्यूलर मास को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये याद रख लेना। डन है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत फटाफट से मुझे बताइए। क्लियर है यहां तक, एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत नहीं सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला आता है। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज द एवरेज ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बात कर लेते हैं, हमारे पास कुछ सैंपल्स गिवन है। ठीक है बेटा, क्लियर है। फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, 3 डिफरेंट, ठीक है, हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, या फिर आप क्या बोल दीजिए सैंपल्स गिवन है, या आप क्या बोल दीजिए हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स या सैंपल है। सपोज करो इन 3 डिफरेंट एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर मास, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास हमें पता है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या बेटा, एक का m1 है, एक का m2 है और एक का m3 मॉलिक्यूलर मास है। साथ ही साथ हमें इनका मोल्स परसेंटेज पता है। हमें क्या पता है बेटा, मोल्स परसेंटेज पता है। सपोज करो इसका x1% है, इसका मोल परसेंटेज x2% है, सपोज करो इसका मोल परसेंटेज x3% है। हमें मोल परसेंटेज पता है कि कितने एबंडेंस है। मोल परसेंटेज का मतलब इनकी एबंडेंस, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, एबंडेंस। ठीक है सर, आपने मोल परसेंटेज में यही क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि जब आप मोल्स की बात करते हो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूलर मोल फॉर्मूला, तो मोल्स में क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ही तो करते हो। तो मॉलिक्यूलर मास किस में आता है, मॉलिक्यूलर मास मोल्स में आता है, तो दैट्स व्हाई मोल परसेंटेज लिखनी पड़ेगी, अबंडेंस लिखनी पड़ेगी, ये सिंपल सा याद रखना। क्लियर है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो केस 1 आपका क्या बनेगा, इफ अबंडेंस और मोल परसेंटेज इज गिवन। तो पहला टाइप का क्या बनेगा, केस 1। फॉर्मूले बहुत सारे डिफरेंट केस बने, फॉर्मूले बनेंगे, तो फॉर्मूला 1 या फिर आप क्या बोल सकते हो, फॉर्मूला 1। तो पहले टाइप का फॉर्मूला कैसे बनेगा, याद रखना, इफ अबंडेंस परसेंटेज, ठीक है, इफ अबंडेंस परसेंटेज, या फिर आप क्या बोल दो मोल परसेंटेज, या फिर आप क्या बोल दो मोल परसेंटेज इज गिवन। अगर आपको अबंडेंस परसेंटेज या मोल परसेंटेज गिवन है तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला बन जाएगा m1x1 प्लस m2x2, ठीक है, प्लस m3x3 एंड सो ऑन, कहां तक, mn(xn) तक, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। सो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा, वही सेम चीज, डिवाइडेड बाय 100। ऑल्सो एक चीज और फॉलो करनी है, ये जो परसेंटेज होनी चाहिए कभी भी 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सेम वही केस, xn की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो अगर आपको मोल परसेंटेज गिवन हो और मॉलिक्यूलर मास गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला।
सर कोई क्वेश्चन है इस ब्याह पर? हाँ, इस ब्याह पर क्वेश्चन है, हाँ है। देखो एक क्वेश्चन आपके सामने, द मोलर कंपोजिशन ऑफ अ पॉल्यूटेड एयर इज गिवन एज फॉलो, एटॉमिक वेट के हिसाब से। मोल्स परसेंटेज 16% ऑक्सीजन M1, 80% नाइट्रोजन M2, 3% कार्बन डाइऑक्साइड, 1% सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब एवरेज मोलिकुलर मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा? फॉर एग्जांपल M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 प्लस M4x4 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है बेटा, क्लियर हो जाएगा? यस और नो? हाँ जी सर, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। x1 की वैल्यू 16 गिवन है, M1 इसका मोलिकुलर मास 16 नाइट्रोजन का, O2 होता है ना बेटा, O2 का मतलब 32, इसका मतलब N2, N2 का मतलब 28, CO2 मतलब 12 प्लस 16 दूनी 32, तो इसका मतलब 44 U। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर का कितना होता है बेटा? 32, तो 16 दूनी 32, इसका मतलब 64 U। तो आप क्या करोगे? 32 मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय 100 कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो गिवन भी है, मोलिकुलर मास गिवन भी है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप कर लोगे। पहले फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन करा दिया आपको, यस सर, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर, डन है। तो अगर आपको एबंडेंस परसेंटेज या मोल परसेंटेज गिवन हो तो फॉर्मूला आपने ये यूज करना है। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला 2। ठीक है, फॉर्मूला 2 या फिर अगर हम लोग बात करते हैं केस 2, तो फॉर्मूला 2 या फिर अब हम लोग बात कर रहे हैं केस 2। तो फॉर्मूला 2 या फिर केस 2 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें अब हम लोग को और फॉर्मूले को मॉडिफाइड करना है और हमें डिस्कशन करना है। ठीक है बेटा, इफ नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन, परसेंटेज गिवन नहीं है आपको, क्या गिवन है? इफ नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन, इफ नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है और ये तीसरा एलिमेंट है। इस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स है N1, इस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स है N2, इस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स है N3। इसका मोलिकुलर मास गिवन है M1 है, सपोज करो इसका मोलिकुलर मास M2 है, सपोज करो इसका मोलिकुलर मास है M3। इसका परसेंटेज कंपोजिशन फॉर एग्जांपल X1% है, इसका परसेंटेज कंपोजिशन फॉर एग्जांपल X2% है, इसका परसेंटेज कंपोजिशन फॉर एग्जांपल X3% आपको गिवन है। ठीक है बेटा, मैंने आपको परसेंटेज कंपोजिशन या मोल फ्रैक्शंस मैंने आपको बताया था, है ना बेटा? अगर मैंने आपको परसेंटेज कंपोजिशन या मोल परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट 1 की बात कर रहा हूं, तो यहां से x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, है ना? यस और नो? ऐसे अगर मैं x2 की बात करूंगा तो N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगी, और अगर मैं से x3 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? N3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस ऑफ N2 प्लस ऑफ N3 हो जाएगा। यस और नो? हाँ जी सर, ये सब फॉर्मूला एग्जिस्ट कर जाएंगे। परसेंटेज में गिवन है तो मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास आ जाएगा। साथ ही साथ हमने पढ़ा था एवरेज मोलिकुलर मास का फॉर्मूला, अभी हम लोगों ने पढ़ा था M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 डिवाइडेड बाय 100 था। अब मेरे को x1 x2 के टर्म्स, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में पता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? M1 मल्टीप्लाई बाय N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस F N2 प्लस ऑफ N3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, प्लस ऐसी अगर मैं बात कर रहा हूं M2 N2 डॉट 100 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, प्लस M3 की बात कर रहा हूं N3 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बेटा? 100 है। तो ये 100 ये सबसे कॉमन लेके कट गया, तो सीधा आपके पास क्या बच गया? एवरेज मोलिकुलर मास का फॉर्मूला आपके पास बच गया M1N1 प्लस M2N2 प्लस M3N3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। तो फॉर्मूला यही है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स में आप फॉर्मूला ये यूज करोगे, M1 मोलिकुलर मास का नंबर ऑफ मोल्स, M2 मोलिकुलर मास का नंबर ऑफ मोल्स, M3 मोलिकुलर मास का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। तो आपको समझ में आया कैसे करोगे? इससे सर इसके ब्याह पर कोई फॉर्मूला है? हाँ है। कोई क्वेश्चन है? हाँ है। अभी देखते क्वेश्चन है, इन अ गैसेस मिक्सचर्स 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल गिवन है। N1 की वैल्यू 2 मोल,
तो यहां से m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कार्बन 12 प्लस 16 दूनी 32 44 u। n2 की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 1 मोल। तो यहां से m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 यूनिट। n3 की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 है। यहां से m3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड है 12 प्लस 16 तो कितने हो जाएगी 28 u। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज मोलिकुलर मास आपको निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला, सो m1n1 प्लस m2n2 प्लस m3 ऑफ n3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस ऑफ n3। तो आपको पता है m1 मल्टीप्लाई इसको करिए, इसको सम करिए, क्वेश्चन सॉल्व। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो आई होप यहां तक चीज क्लियर है। तो फिर कोई प्रॉब्लम कोई समस्या, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। तो अगर आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन है तो एवरेज मोलिकुलर मास का फॉर्मूला हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय 100। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो क्या हो जाएगा, m1n1 प्लस m2n2 divided by n1 plus of n2. This is the general formula that you have to mention, that you have to kept here in your mind. I hope clear हो गया है, ये आपको याद रख लेना। ठीक है, फाइन है, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या कोई दिक्कत फटाफट से मुझे बताइए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द टाइप 3, नाउ कमिंग टू द टाइप 3 और फॉर्मूला 3। अगर हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मूला 3, तो तीसरा फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा जो हम लोग को डिस्कशन है, if percentage mass composition is given, if, ठीक है, if percentage mass composition is given, if percentage mass composition is given, अगर आपको परसेंटेज मास कंपोजिशन गिवन है तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास परसेंटेज मास कंपोजिशन गिवन है तो कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट है टाइप 1, एक एलिमेंट है और एक दूसरा एलिमेंट है टाइप 2 एलिमेंट। इसका परसेंटेज मास कंपोजिशन अल्फा परसेंट है, इसका बीटा परसेंटेज है। यहां पर आप क्या लिख दीजिएगा, मास परसेंटेज कंपोजिशन। तो दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज मास परसेंटेज कंपोजिशन, अल्फा परसेंट एंड बीटा परसेंट आपके पास गिवन है। सपोज कर लो इसका मोलिकुलर मास भी हमें गिवन है, इसका मोलिकुलर मास भी हमें गिवन है। सपोज कर लो इसका जो मोलिकुलर मास है दैट इज बिंग m1, इसका जो मोलिकुलर मास है सपोज कर लो m2 है। तो मोलिकुलर मास हमें m1 और m2 हमें गिवन है। ठीक है बेटा, अब हमें निकालना है। जनरली मैं ड्राइव करके भी आपको दिखाता हूं फॉर्मूला बनेगा कैसे। अभी हमने एक एवरेज मोलिकुलर मास का नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको गिवन हो तो उसमें फॉर्मूला क्या पड़ा था बेटा, m1n1 प्लस m2n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस ऑफ n2। यहां से अगर मैं n1 की बात करूं तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अल्फा अपॉन m1। अगर मैं n2 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, बीटा डिवाइडेड बाय m2। मोल्स यस और नो, अल्फा डिवाइड बाय m1 हो जाएगा, बीटा डिवाइड बाय m2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या कोई दिक्कत फटाफट से मुझे बताइए। नहीं सर, पुट कर देता हूं। तो यहां से मेरे पास एवरेज मोलिकुलर मास की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, m1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय बीटा अपॉन m2 डिवाइडेड बाय अल्फा अपॉन m1 प्लस बीटा अपॉन m2। यस और नो, हाँ जी। m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, यस और नो, हाँ जी। तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा अपॉन m1 प्लस बीटा अपॉन m2। अच्छा, ये अल्फा और बीटा क्या परसेंटेज है, तो अल्फा प्लस बीटा परसेंटेज है तो ये तो 100 से कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए, अल्फा बीटा तो 100 ही होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा को मैं लिखता हूं 100, तो इसका मतलब क्या बन गया, 100 अपॉन अल्फा अपॉन m1 प्लस बीटा अपॉन m2। तो दिस इज द एवरेज मोलिकुलर मास। तो यही है फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला जो आपको पढ़ना है। तो 100 डिवाइडेड बाय अल्फा अपॉन m1 प्लस, ठीक है, बीटा अपॉन m2। कोई प्रॉब्लम कोई समस्या कोई दिक्कत फटाफट से मुझे बताइए। क्लियर है बेटा। सो 100 डिवाइडेड बाय अल्फा अपॉन m1 प्लस अल्फा अपॉन m2। तो हम लोगों ने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए। एक क्या है, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय 100, और एक फॉर्मूला पढ़ लिया m1n1 प्लस m2n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस ऑफ n2, और एक तीसरा फॉर्मूला पढ़ लिया 100 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, या आप कैसे कर सकते हो 100 डिवाइडेड बाय अल्फा 1 अपॉन m1, ठीक है, प्लस बीटा 1 अपॉन, या बीटा लिख दीजिए, अपॉन m2। 3 फॉर्मूले हो गए बेटा, यस और नो। ये कब होगा, जब परसेंटेज मोल परसेंटेज में गिवन हो। ये कब होगा, जब मोल्स नंबर ऑफ गिवन हो। और ये कब होगा बेटा, जब आपका मास परसेंटेज में गिवन हो। सर तीसरे फॉर्मूले के यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल है क्या जिसको आप हमें कराना चाहोगे, हाँ। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3।
gaseous mixtures of hydrogen and NO2 gas contain 66% mass of NO2. What is the average molecular mass? ये गिवन है, तो हमें पता है एक का मास अल्फा, एक का मास बीटा, मान लो 100 है, इसको मान लो अल्फा है, इसका मास मान लो बीटा है। बीटा की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 66% गिवन है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 माइनस ऑफ बीटा हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 66 है ना, तो यहां से 4, ठीक है, 10 में से गए 4, सो दिस इज बिंग 44 नहीं 34% ना, यस, सो दिस इज सिंपली 34%। तो अल्फा की वैल्यू 34% आ गई और बीटा की वैल्यू आ गई है 64%। बात खत्म, बस बन गया क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, फटाफट से मुझे। सो 34% आपके सामने आ गया। चलिए, सो अब हम लोग को क्या निकालना है? ठीक है, तो एवरेज मोलिकुलर मास अब आपका क्या बनेगा? एवरेज मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय N1 प्लस ऑफ N2। अब हम लोग N1 निकाल लेते हैं, N1 की वैल्यू, ठीक है, गिवन मास, ठीक है, तो अब अपन निकाल लेते हैं गिवन मास। तो N1 कितना गिवन है बेटा हमको? N1 की वैल्यू कितनी गिवन आई है? 34 आई है। तो 34 डिवाइडेड बाय 2, N2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 64 आई है। 64 गिवन थी ना मास, तो यहां पर क्या? नाइट्रोजन 14 प्लस 16 दूनी 32, 4 2 6, 3 जो 46, तो 64/46। सो N1 N2 आ गया। तो यहां से 100 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 46 कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए। तो एवरेज मोलिकुलर मास भी मैंने आपको बता दिया है और एवरेज एटॉमिक मास भी मैंने आपको बता दिया है, रिलेटिव भी बता दिया और रिलेटिव मोलिकुलर मास भी बता दिया। तो एक छोटी सी टॉपिक थी बेटा जो मुझे आप लोगों को कवर करानी थी, मैंने आप लोगों को कवर करा दिया। अब मुझे एक रिकॉर्डिंग और आप लोगों को देनी है सेपरेशन टेक्निक वाली, वो भी अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो आई होप दिस हैज बीन क्लियर टू यू गाइस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुश रहिए। तो कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने आपको सारी पढ़ा दी है, सारी मैंने आपको कवर करा दिया है, करते रहिए बढ़िया से, न्यूमेरिकल्स आपके सारे सो जाएगा। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुश रहिए, जहाँ रहिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बढ़िया रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, तगड़े रहो।